हेलो, हाय, नमस्कार। मैं विकी कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोबा टेक्निकल में। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा द्रवों का प्रवाह। मैं इलास्टिसिटी शुरू करने वाला था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा इससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि द्रव है वो किस प्रकार से बहते हैं, क्योंकि ये जो द्रवों का प्रवाह है हम विस्कोसिटी पढ़ेंगे, श्यानता पढ़ेंगे, तो उसमें ये टॉपिक जो है हमारा काम में आएगा। तो हम पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट वाला जो हमारा वीडियो रहेगा हम वो विस्कोसिटी पे बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, द्रवों का प्रवाह। तो जब द्रव या कह लें या कोई फ्लूइड कह लें, कोई तरल कह लें, कोई तरल जब बहते हैं, जैसे हम पानी की बात करते हैं, पानी जैसे जब बहता है तो कोई भी अगर लिक्विड है वो बहता है तो वो किस प्रकार से बहता है, उसके फ्लो किस किस प्रकार से हो सकता है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारा अगर द्रव के प्रवाह की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 तरह के द्रव हैं, उनके प्रवाह होते हैं। यानी कि द्रव है वो 3 प्रकार से बह सकते हैं, जिसमें से हमारा एक है लेमिनर फ्लो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पटलित प्रवाह। पटलित प्रवाह का मतलब होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं जैसे परतों के रूप में बहना। अगर परतों के रूप में बहता है तो उसे हम लेमिनर फ्लो कहते हैं। दूसरा है हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो, इसे हिंदी में विक्षुब्ध प्रवाह बोला जाता है। और जो हमारे पास तीसरा है वो है स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसे हिंदी में हम कहते हैं धारा रेखीय प्रवाह। तो सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो की, कि स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ फ्लूइड या द्रवों का धारा रेखीय प्रवाह है वो क्या होता है, इसके बारे में ही जान लेते हैं। तो मैं एक डेफिनेशन आपको लिखवा रहा हूँ, ये समझ में आ जानी चाहिए, और इसे मैं थोड़ा क्लेरिफाई भी करूँगा जिससे आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगी। ये डेफिनेशन है स्ट्रीमलाइन फ्लो की, कि स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है उसमें किस प्रकार से द्रव के जो अणु हैं वो चलते हैं। तो मैं डेफिनेशन आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि द्रव के प्रवाह में जब द्रव के अणु किसी एक बिंदु से एक ही वेग, फोकस करें इस बात पे कि एक बिंदु से एक ही वेग तथा एक ही मार्ग से गुजरते हैं, एक ही बिंदु से और एक ही वेग से गुजरते हैं, तो यह प्रवाह क्या कहलाता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाता है। यानी कि अगर हम इस प्रकार के प्रवाह में अगर हम बात करेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो में अगर हम देखेंगे तो जो द्रव है जिससे भी वो मिलकर बना हुआ है, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में जल ले लें तो जल के जो अणु हैं वो क्या है? H2O। ठीक है, तो जल का एक अणु क्या है? H2O। तो एक H2O की अगर हम बात करें, उसके अणु की बात करें, तो वो किसी एक पथ से ही गुजरेगा, एक मार्ग से ही गुजरेगा, और उसका जो प्रत्येक अणु का वेग क्या होगा? हमेशा एक समान होगा। एग्जाम्पल के रूप में देखो, मैं समझाता हूँ। आप ये मान लीजिए कि ये कोई भी बर्तन ले लीजिए कुछ इस प्रकार से, या नदी ले लीजिए, चलो छोड़ो, नदी ले लिया आपने, नदी है, इस नदी में ये पानी भरा हुआ है या चल रहा है, ये मान लो इस तरीके से ये पानी है, ये क्या है? वाटर। ये तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है। अब हमें इसे क्या करते हैं? थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं, यानी कि एक सूक्ष्म रूप से देखते हैं। तो अगर हम सूक्ष्म रूप से देखें तो ये क्या है? जल, और जल किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। 2 हाइड्रोजन के अणु और 1 ऑक्सीजन के परमाणु से कॉम्बिनेशन करके क्या बनता है? एक जल का अणु बनता है। तो अगर हम इसे हाइड्रोजन के अणुओं के रूप में देखें, कि अणुओं के रूप में अगर ये जल अगर जैसे ये मान ली, ये हाइड्रोजन का एक अणु मान लिया मैंने, ये दूसरा अणु है H2O, ये तीसरा अणु मैंने मान लिया H2O, और तो ये तीसरा अणु हो गया, और ये हमारे पास हो गया ये चौथा अणु।
मैं इसको नाम दे रहा हूँ 1, 2, 3 और 4, कुछ इस प्रकार से मैं इसे नाम दे रहा हूँ। इसे मैं सूक्ष्म स्तर पर देख रहा हूँ, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर मैं देख रहा हूँ तो इस प्रकार से मुझे कुछ इसमें अणु दिख रहे हैं। अब अगर ये अणु इस प्रकार से प्रवाहित हो, किसी एक ही मार्ग से प्रवाहित हो और एक ही वेग से प्रवाहित हो, जैसे सपोज जैसे ये पहला अणु है और ये दूसरा अणु है, तीसरा अणु है, चौथा, इस प्रकार से क्या है, ये अणु एक दूसरे के पास पास है, ये अणु क्या है, एक दूसरे से पास पास है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जल, ये सपोज ये इस जगह पे है, यहाँ से यहाँ तक लेके ये 4 अणु है, सपोज एग्जांपल के रूप में मैंने मान लिया कि इतनी दूरी के ऊपर क्या है, ये 4 अणु इस प्रकार से 1 2 3 4 इस प्रकार से ये क्या है, अरेंज है। अब क्या कर ये अब मैं मानता हूँ कुछ समय बाद में मैं अगर देखिए, क्योंकि ये प्रवाहित हो रहा है, ये नदी अगर बह रही है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ वाले यहाँ पे जो भी जल के अणु होंगे वो कुछ समय बाद कुछ अलग जगह पे होंगे, यानी कि यहाँ से गति करके कहाँ आगे चले जाएंगे क्योंकि प्रवाहित हो रहे हैं। अब मैं मान लेता हूँ कि कुछ समय बाद में मैंने देखा और देखने के बाद में मैंने ये पाया कि ये अणु हैं वो इस जगह पे पहुँच गए, सपोज यहाँ पे पहुँच गए, और मैंने देखा जब यहाँ पहुँचे तब मैंने देखा तब भी क्या मुझे मिला, इनका जो क्रम है वो क्या है, इसी प्रकार से है 1 2 3 4। जब मैंने कुछ देर बाद में देखा तब भी पहला वाला अणु है हाइड्रोजन का, जल का, दूसरे वाले नंबर पे है वो दूसरा है, और तीसरे वाले पे तीसरा अणु है, चौथे वाले नंबर पे चौथा, यानी कि एक प्रकार से इनका जो सीक्वेंस है, जब मैंने पहले देखा तब भी वो सीक्वेंस क्या है, सेम है, और कुछ समय बाद में देखा तब भी वो सीक्वेंस क्या है, सेम है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि इनका जो वेग है वो वेग क्या है, एक समान है, यानी कहीं भी बहने के दौरान इनका जो वेग है कहीं भी बदला नहीं है। अगर बदलता, अगर सपोज इसका वेग जैसे ये मान लो 2 मीटर प्रति सेकंड है और इसका मान लो अगर 3 मीटर प्रति सेकंड होता, मीटर प्रति सेकंड होता, तो आप एक बेसिक तरीके से सोच सकते हो कि कुछ समय बाद में जो ये अधिक स्पीड वाला है वो आगे निकल जाएगा क्योंकि उसका वेग ज़्यादा है, तो वो ये तो 1 सेकेंड में 3 मीटर की दूरी तय कर लेगा और ये 2 मीटर की दूरी तय कर लेगा। इस प्रकार से क्या है, आगे पीछे हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये मान लूँ कि अगर इनका वेग समान है, इसका भी 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो आप चाहे कितने ही समय बाद में देखो, ये इनका क्रम क्या है, जैसे इसका भी वेग समान मैंने रख दिया 2 मीटर प्रति सेकंड, इसका भी 2 मीटर प्रति सेकंड। अगर इन सब अणुओं का अगर वेग एक समान है तो आप अगर कभी भी देखो, इसको किसी भी टाइम पे देखो, इनके क्योंकि ये समान समय में समान दूरी कर रहे हैं तो इनका क्या है, सीक्वेंस हमेशा क्या बने रहेगा, सेम बना रहेगा। और आप देख रहे होंगे अगर मैं यहाँ ये क्या है, इसका कोई ये क्या बन गया है, एक पथ बन गया है इसका, ये कोई रास्ता बन गया है, ठीक है, ये पथ बन गया है। और इस पे अगर इस पथ पे या इस रास्ते पे अगर मैं कोई भी एक बिंदु मान लेता हूँ, जैसे सपोज मैंने ये रास्ता है, ये रास्ते पे यहाँ बिंदु मान लिया, मैंने कोई भी एक बिंदु ले लिया, तो मैंने क्या देखा कि इस वाले बिंदु से सभी जो जल के अणु है वो इस वाले बिंदु से होकर सभी के सभी गुजरेंगे। जो इस पथ के अंदर है वो सभी के सभी क्या है, इस वाले बिंदु से होकर गुजरेंगे। जैसे पहले ये 4 वाला गुजरेगा, आगे चला गया, फिर बाद में ये 3 वाला गुजरेगा, यहाँ से आगे चला गया, 2 वाला गुजरेगा, फिर यहाँ चले गया, 1 वाला गुजरेगा, ऐसे इस प्रकार से क्या होगा, यानी कि द्रव्य के जो सभी अणु हैं वो एक प्रकार से एक बिंदु से होकर गुजरेंगे और उनका अगर वेग समान रहता है, उनका क्या है, वेग समान रहता है। वेग समान होने की वजह से ही इनका सीक्वेंस क्या है, सेम बना हुआ है। अगर वेग समान नहीं होता तो सीक्वेंस बदल जाता। तो अगर जल में या किसी द्रव्य में द्रव्य के अणु इस प्रकार से बहते हैं, इस प्रकार से बहते हैं कि उनका जो पथ है वो एक ही हो,
देखो इनका एक ही पथ है, एक ही रास्ते से सारे अणु गुजर रहे हैं और उनका वेग क्या हो, समान हो, तो इस प्रकार के प्रवाह को हम क्या कह देते हैं, उसी प्रवाह को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो या धारा रेखीय प्रवाह कह देते हैं। आ गई होगी बात समझ में। तो एक बार मैं रिपीट फिर से करा देता हूँ कि यदि किसी द्रव में द्रव के अणु किसी एक ही पथ को फॉलो करते हुए बहते हैं और उनके द्रव के सभी अणुओं का वेग एक समान होता है, तो इस प्रकार का प्रवाह क्या कहलाता है, इस प्रकार का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह या स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाता है।